Brought to you by Edgeless Diagnostics. हमारे साथ डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र हैं। कई परिचय हैं, पर जो सबसे बड़ा परिचय है कि देश में ट्रॉमा सर्जरी के सबसे बड़े, सबसे सिद्धस्त डॉक्टर हैं। और दूसरा परिचय ये है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज, इट शुड नॉट बी कॉल्ड अ मेडिकल कॉलेज, एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्स के डायरेक्टर रहे हैं। हमें लगा कि जो सबसे फौरी ज़रूरत है देश में, ट्रॉमा सर्जरी का एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो। हम सब अपने घरों में सुनते रहते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में, कोई नहीं चाहता है, पर दिस इज़ इनएविटेबल। तो उस समय हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अगर हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं और देखें कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तब हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमें अपनी सरकारों से किस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए ट्रॉमा के स्ट्रक्चर को लेके? और क्या ट्रॉमा सिर्फ वो होता है जो सड़क का एक्सीडेंट होता है, या नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा भी होता है? इन सब के बारे में बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप सेहत अड्डा में। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप डॉक्टर कैसे बने? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका, ललन टॉप का, और मुझको यहाँ आमंत्रित करने के लिए और ट्रॉमा पे बात करने के लिए। क्योंकि जब ललन टॉप ने मेरे को फ़ोन किया तो उन्होंने सारी बीमारियां गिनाई मेरे को, कि हम हार्ट पे भी बात करेंगे, हम कैंसर पे भी करेंगे, हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ पे भी करेंगे, और जो आजकल पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो ट्रॉमा उसमें नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा ट्रॉमा पे भी बात करना इसलिए आवश्यक है। ये जितने भी युवा यहाँ बैठे हैं, युवा एंड युवतियाँ, छात्र और छात्राएँ, इनका सीधा संबंध है ट्रॉमा से। और आपने प्रश्न किया तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका और ललन टॉप का। मुझे इससे पहले ये भी नहीं ज्ञान था कि ललन टॉप इंडिया टुडे का हिस्सा है। आप बहुत चर्चा में हैं, आप बहुत पॉपुलर भी हैं, ये कार्यक्रम भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन मैं हमेशा सोचता था ये सौरभ द्विवेदी का यूट्यूब चैनल है। मुझे नहीं पता था ये इंडिया टुडे का हिस्सा है, क्योंकि आने का मौका नहीं मिला कभी। तो जो आपका ये प्रश्न है कि मैं डॉक्टर कैसे बना, तो देखिए, मेरे पिता तो एक अध्यापक थे। इंटरमीडिएट 11th और 12th कक्षाओं को वो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। एक रेलवे कॉलेज था टूंडला, एक जगह है छोटी सी आगरा के पास, वहाँ पे। और आपको पता ही है, पहले परिवार बड़े होते थे। हम 8 भाई बहन थे, मैं भाइयों में सबसे छोटा था, मेरे से छोटी और 2 बहनें थी। तो शायद मैथ्स से शायद डर लगता होगा, इसलिए मैंने बायोलॉजी ले ली थी। और फिर जो ईश्वर का इच्छा हुई, और उस समय ये इतना नीट वीट का झमेला नहीं था। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रवेश परीक्षा करती थी, तो मैंने भी दिए, परीक्षाएं दी, और उस समय दाखिला मिल गया। और आप सबको ये जान के कुछ प्रसन्नता भी होगी कि मेरा हॉस्टल में मेरे फादर मेरे को 150 रुपये भेजते थे। तो आप कॉन्टेक्स्ट कर लीजिए उसको कि क्या उस समय 1970 में रुपए की क्या कीमत रही होगी। और 150 रुपये में हम बहुत अच्छे से रहते थे हॉस्टल में। जो मेन कैटेगराइजेशन है ट्रॉमा का, अगर आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बता सकें। मैं शुरू से बिल्कुल कि ट्रॉमा होता क्या है। मैं सबसे पहले तो मैं आप इन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए, आप सभी में नेतृत्व देने की क्षमता है। और यदि आप ठान लें, ट्रॉमा का भी जो जागरूकता आई, वो एक व्यक्ति लेके आया कि भाई इसमें कुछ करना चाहिए, इसका सब कुछ ठीक नहीं है इसके इलाज के साथ। और ये अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ, मैं भारत की नहीं कर रहा। भारत में तो आज भी वही परिस्थितियाँ हैं। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो इसमें जो ट्रॉमा, जैसे हमने बात की एक्सीडेंटल एंड नॉन एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल तो ये आप सड़क हादसे देखते हैं, और सड़क हादसों की हम बात करते क्यों हैं? क्योंकि अगर आप 100 व्यक्ति लें जिनमें चोट लगने के कारण उनके शरीर को नुकसान पहुंचा है, तो उसमें 25 सड़क हादसों की वजह से होते हैं पूरी दुनिया में।
और भारत में ये आंकड़ा 100 में से 40 का है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि हम कहाँ हैं, दुनिया कहाँ है। उसके बाद आता है, दूसरा नंबर आता है गिरने से जो लगती है, नॉन एक्सीडेंटल जिसको बोलते हैं, कि आप घर में थे, गिर गए, या कहीं गिरे, हाथ आपने ऐसे किया, आपको यहाँ फ्रैक्चर हो गया, या आप घर में थे। अब जैसे मैं अपने बेटे का याद करता हूँ, तो वो दौड़ा और ही हिट हिज हैंड एक ग्लास के, और उसको यहाँ पे चोट लग गई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, टाँके लगे। तो ये नॉन एक्सीडेंटल हुआ। फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा वॉर ट्रॉमा हमेशा से रहा है, पिछले 1000, 2000, 3000, 6000 जितने वर्ष महाभारत के टाइम से आप ले लीजिए, तो वॉर ट्रॉमा, सबसे अधिक वॉर ट्रॉमा रहता था। और ज़्यादातर लोग वॉर की वजह से शायद नहीं मरते थे, लेकिन भूखमरी से मर जाते थे, क्योंकि वॉर में फिर खाने पीने को भी नहीं मिलता है, जो पहले ज़माने में होता था। तो अगर हम आज के परिवेश में देखें, आधुनिक युग में, तो दो तरह से ट्रॉमा होता है। जो आमतौर से जो सड़क हादसों में जो ट्रॉमा होता है, उसको हम ब्लंट ट्रॉमा बोलते हैं। ब्लंट मतलब कोई चीज़ ने हमको हिट किया और उससे हमें या तो बाहरी रूप से चोट लगी या अंदर चोट लगी। और दूसरा हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, यानी किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने गोली मार दी, या आपके कोई सरिया घुस गई आप एक्सीडेंटली, तो वो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो जाता है। नॉन एक्सीडेंटल जैसे मैंने बताया, गिर गए, जो बहुत कॉमन है एल्डरली एज ग्रुप में। हम सब उस उम्र में पहुंच रहे हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं समय उम्र के साथ, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो गिरने से थोड़ा सा भी गिरें तो कूल्हे का फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत कॉमन है ये। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, भारत में भी बढ़ रही है उम्र, ये और ज़्यादा होगा। मैं अपने नोट्स देख रहा था जो टीम ने दिए हैं। नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा, किसी ने किसी को तमाचा मारा, कोई कहीं से गिर गया, इन सब का भी ट्रॉमा रहता है लाइफ में। देखिए, वो जो है किसी ने मान लीजिए पब्लिकली किसी को मार दिया, तो उसमें चोट शायद आपको बॉडीली बहुत ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन आपके यहाँ पे चोट लगती है या यहाँ लगती है, जिसको हम दिमागी तौर पे कहते हैं कि आदमी विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। और ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक कंडीशन हम लोग बोलते हैं चोट लगने के बाद, जिसमें मान लीजिए एक आप कोई भी, हम में से कोई भी, कहीं आग लगी आप उसमें फंस गए, या किसी ने गोली चलाना शुरू किया आप उसमें फंस गए, और उसका जो ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा होता है, जो आप बात करिए, अगर 26/11 के जो सर्वाइवर्स हैं उनसे बात करिए, जिनको चोट लगी उनसे बात करिए, तो बहुत बार जो वो हादसा होता है वो आपको बार बार आपके दिमाग में परेशान करता है। उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मानसिक तौर पे जो हमको परेशान करता रहता है। तो कुछ लोगों की क्षमता अच्छी होती है उससे डील करने की, कुछ लोगों की उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनको फिर सहारा लेना पड़ता है, काउंसलिंग होती है, साइकोलॉजिकल उनका काउंसलिंग होती है, वो करना पड़ता है। और ये हम लोग काफ़ी ट्रॉमा सेंटर जो एम्स के साथ है उसमें हमने स्टडीज़ भी की हैं इस प्रकार से, तो वो आवश्यक हो जाता है। जैसे हमारे जो कॉम्बैट ट्रॉमा जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे फौजी हैं जिनको चोट लगती है, हमारे बॉर्डर सिक्योर करते हैं, उस समय जो हो जाता है, या टेररिस्ट अटैक में हो जाता है, तो ये उनको भी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और ये एक बहुत बड़ा एरिया है रिसर्च के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। ओके, हम लोग फिल्मों में देखते हैं सर कि ख़ास तौर पर विदेश में, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो बड़ी धांसू सी एम्बुलेंस आती है जिसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं, और उनको देख के ही लगता है कि अब तो पेशेंट पक्का बच जाएगा। पर मैं हिंदुस्तान में मैंने कुछ एक एम्बुलेंस, जिन पे एम्बुलेंस लिखा है, ऐसी गाड़ियों को अंदर से देखा है। 2 पटरे लगे होते हैं और एक हुक लगा होता है ड्रिप के लिए। देश में ट्रॉमा का जो सपोर्ट सिस्टम है, ट्रॉमा की मेडिकल फैसिलिटी का, वो अभी किस लेवल पर है और क्या किए जाने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न है सौरभ जी आपका। ये भारत में स्थिति में सुधार हुआ है पिछले, मैं कहूँगा 10 वर्षों में। आज हमारे लगभग 18 राज्यों में कुछ प्रकार की एम्बुलेंस सर्विस हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस सर्विस केवल ट्रॉमा के रोगियों के लिए नहीं है। उनका जो फोकस है वो है कि हम डिलीवरीज हॉस्पिटल में कराएं,
सरकार का जो मेन उसमें ध्येय है कि जो हमारे गांव में महिलाएं हैं उनकी जो डिलीवरी होनी है, जो गर्भवती हो जाती हैं उनको सेफ डिलीवरी हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मैटरनल मॉर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नियोनेटल मॉर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन वही एम्बुलेंस सर्विस अब ट्रॉमा के पेशेंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। दिल्ली में भी है वो, जैसे कैट्स एम्बुलेंस सर्विस है, और लेकिन अभी भी उसमें रिस्पांस टाइम्स का एक बड़ा मुद्दा है कि रिस्पांस टाइम जितना कम होना चाहिए। भारत में थोड़ा सा डिस्टेंस, दूरियां भी हैं, और उसके अलावा उनको प्रायोरिटाइज भी करना है। तो जितना ऑर्गेनाइज्ड अभी होना चाहिए, दिल्ली में भी जब हम देखते हैं कि कितने रोगी हमारे ट्रॉमा के एम्बुलेंस से आते हैं या अपनी गाड़ी से आते हैं या कोई उनको लेके आता है, तो अभी एम्बुलेंस से आने वालों की संख्या अभी लगभग 15% है। बाकी लोग या तो स्वतः अपना इंतज़ाम खुद करके आते हैं या कोई उनको लेके आता है। तो अभी इसमें काफ़ी कुछ होना बाकी है। लेकिन विदेश में जैसे अगर हम तुलना करते हैं तो वहाँ पे रिस्पांस टाइम्स एम्बुलेंस के, अमेरिका को ले लें, जो विकसित देश हैं जो, उसमें इनका 6 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, उसमें उनको एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाएगी। कहीं पे एयर एम्बुलेंस चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ उस दिशा में कार्य हो रहा है, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि उसमें काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। एक सबसे व्यक्तिगत रूप से मुझे ज़रूरी सवाल लगता है कि अगर हम सड़क पर जा रहे हैं और देखें कि कुछ गाड़ियां, कुछ पैदल चालक एक्सीडेंट की चपेट में आ गए हैं, एज अ सिटीज़न हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? हम देखते हैं ज़्यादातर लोग अगर एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले पानी पिलाने लगते हैं, है ना, या कभी कांच लग गया तो कांच हटाने की कोशिश करने लगते हैं। पर जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो वो इसके उलट चीज़ें बताते हैं। 5 things or 8 things to do when you see anybody on the road। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जो अभी एम्बुलेंस की बात हो रही थी, हमारे यहाँ ट्रॉमा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत हाईटेक एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे यहाँ एक फ्रेज़ यूज़ हम लोग करते हैं, स्कूप एंड रन, कि रोगी को शीघ्र आप किसी अस्पताल में जहाँ पे उसका उपचार हो सकता है वहाँ पहुँचा दें, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे पहले जो सौरभ जी ने पूछा कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस तरह से घर पे किसी के मान लीजिए चोट लग गई, खून का रिसाव होने लगा, तो आप क्या करें? उस समय पैनिक करने की बजाय अगर हम उस पर प्रेशर लगा के उसमें जो भी कपड़ा है आपके पास वो बांध दें, रुमाल है रुमाल बांध दें, कोई साड़ी है वो फाड़ के बांध दें, या आप बाहर हैं कहीं पे, कुछ भी मिलता है, सबसे पहले हमको जो भी ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम स्टॉप द ब्लीडिंग बोलते हैं, कि खून का रिसाव रोकना है, जिसकी वजह से लोग की जान चली जाती है। और मैंने देखा है साउथ एक्सटेंशन में स्टैब इंजरी हुई पैर में, एम्स लाते लाते इतना रिसाव हो गया कि पेशेंट डाइड। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कम वो कोई भी कर सकता है, इसमें डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है, नर्स होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी उसको कस के पकड़ लो तो ब्लीडिंग, कोई बहुत से अधिक रक्त स्राव आपके प्रेशर से रुक जाता है। उसके बाद जैसे मैं भी चर्चा कर रहा था, हमारे यहाँ भारत में 72% जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी गाड़ियाँ हैं सड़कों पे, वो दोपहिया वाहन है। मोटरसाइकिल होगी, स्कूटी होगी। वैसे तो अगर जो हम देखें तो 90 प्रकार का ट्रैफिक उसी रोड के लिए compete करता है भारत में, जिसमें बैलगाड़ी भी आती है, जिसमें पैदल भी आता है, जिसमें और चीज़ें भी आती, ट्रक है, बस है और बहुत सारे। तो स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने देखा 90 प्रकार का ट्रैफिक, इतना वैरायटी ऑफ ट्रैफिक दुनिया के किसी देश में और नहीं मिलता है। विकसित देशों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। वहाँ तो आपके 4 व्हीलर्स ही होंगे ज़्यादातर, या कभी कभी मोटरसाइकिल दिख जाती है। यहाँ पे 72% आप लोग सब बैठे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत लोग मोटरसाइकिल ज़रूर चलाते होंगे या चलाने की मन में इच्छा होती होगी। अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ इच्छा होती होगी, मैं अपने को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ने मोटरसाइकिल लेने की ज़िद नहीं की, क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ मोटरसाइकिल से। ये आप मोटरसाइकिल से डरते हैं और वो आपसे डरते थे? नहीं, मेरे से डरते नहीं थे, मन तो उनका भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा हमें मोटरसाइकिल चलानी है।
तो आप चलाएं मोटरसाइकिल, वो कोई ऐसा लग्जरी नहीं है, वो इकोनॉमिक्स है भारत की, जिसमें ज़्यादातर लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको हेलमेट लगाना उतना ही आवश्यक है और बांधना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि ये आपके जीवन के बारे में है, किसी और के जीवन के बारे में नहीं बात हो रही। 90% तक आपको हेड इंजरी होने से बच जाएगी अगर आप हेलमेट लगाए हुए हैं और उसको आपने बांधा हुआ है। और हमने ये देखा है इसका लाभ होते हुए, सीवियर हेड इंजरी होने से बचेगी, आपका जीवन बचेगा और कितना हेल्थ केयर रिसोर्स बचेगा उससे। आज जो आंकड़े हैं हमारे यहाँ, पूरे आंकड़ा तो भारत का बड़ा मुश्किल होता है मिलना, लेकिन एक पेपर में ही ये आया था कि लगभग 100 युवा लोगों की जान जाती है हेलमेट न लगाने के कारण। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हेलमेट को अनिवार्य किया और फिर हटा लिया वो अनिवार्य। ये तमिलनाडु स्टेट है जैसे, वहाँ पे। पंजाब में अब हेलमेट मैंडेटरी नहीं है, दिल्ली में तो फिर भी काफ़ी एनफोर्समेंट हेलमेट का हो जाता है। तो एक तो आप किसी का भी जब भी कोई एक्सीडेंट हो और कोई बेहोश भी हो, तो जैसे बात हुई कि पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, तो उस समय पानी उतना आवश्यक नहीं है। पेशेंट को ये देखें कि होश में है या बेहोश है। यदि बेहोश है तो उसको करवट करके लिटा सकते हैं आप बहुत आराम से, और जिससे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका स्पाइन में चोट लगी है। कोई अगर आपको फ्रैक्चर लगता है पैर में, हाथ में, तो उस पर कोई भी चीज़ आपको कोई छोटी सी डंडी मिल जाए, थोड़ा कपड़ा मिल जाए, उसको लेके आप बांध सकते हैं, जिससे वो थोड़ा इमोबिलाइज हो जाएगा, तो दर्द भी कम होगा, और अगर खून अंदर रिसाव हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगा। ये किया जा सकता है। इसके अलावा उनको शीघ्रातिशीघ्र अगर आप अच्छे से उठा के और बिल्कुल सपोर्ट देते हुए उठा के, आप जो भी हॉस्पिटल नज़दीक, सबसे नज़दीक है, वहाँ पे पहुँचाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये हो जाता है। कुछ भी इंटरवेंशन प्री हॉस्पिटल में, और ये विकसित देशों में भी इसमें देखा गया है, वहाँ पे टेक्नीशियंस बहुत ट्रेंड होते हैं और उनको बहुत कुछ करने की अंदर से ललक भी होती है, लेकिन वो बहुत बार एडवाइजेबल नहीं होता, उससे पेशेंट को नुकसान भी हो जाता है। इसलिए करना यही चाहिए कि जीवित व्यक्ति को आप अस्पताल जितना शीघ्र हो सके उतना पहुंचा दें। ये हमारे लिए सबसे प्राथमिकता होती है। अब हम ऑडियंस का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक सवाल, बच्चों के मामले में ट्रॉमा किस तरह का होता है? बच्चों के मामले में जो ट्रॉमा है, एक तो उनको गिरने से चोट लगती है, काफ़ी फॉल, सीढ़ी से गिर जाते हैं, सीढ़ी से गिर जाते हैं या छत से गिर जाते हैं, खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर गए, या प्लेग्राउंड में चोट लगती है। प्लेग्राउंड में कई बार फुटबॉल खेल रहे हैं या बॉल, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, उसकी बॉल लग जाती है, उससे भी चोट बच्चों को लगती है। और दूसरे बच्चों को सड़क हादसों में चोट लगती है। और बच्चों को अगर यदि मान लीजिए कार किसी बच्चे को हिट करती है, तो उसको चोट लगने की ज़्यादा संभावना है एडल्ट के मुकाबले, क्योंकि उसका शरीर छोटा होता है। और एडल्ट्स में लगेगी नीचे मान लीजिए तो शायद पैरों में ही लगे, बच्चे में पेट में भी लग सकती है, सिर में भी लग सकती है, छाती में भी लग सकती है। तो बच्चों में भी काफ़ी ट्रॉमा होता है, और उनका भी जो प्राथमिकताएं हैं उपचार करने की, वो समान होती हैं एडल्ट्स के मुकाबले। केवल बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि वो छोटा एडल्ट है। बच्चे में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल, जैसे बच्चे को अगर हेड इंजरी होती है, तो हेड इंजरी के अगर बेहोश हो जाता है, तो बच्चा जो ऑक्सीजन की कमी है उतना अच्छे से बर्दाश्त नहीं करता है जितना एक युवा कर सकता है। एल्डरली भी कम करते हैं। तो ये बच्चों में और एल्डरली में ये समानता देखने में आती है कि उनको ब्लड लॉस भी, बच्चों में अगर ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड लॉस से भी उनको नुकसान होगा। उनको अगर ऑक्सीजन की कमी है उससे भी नुकसान हो सकता है जल्दी युवाओं के मुकाबले। जी, पहला सवाल। सवाल जितने छोटे रहेंगे उतने ही ज़्यादा ले पाएंगे। ठीक है? नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आईएमसी हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ। हम सड़क पर चलते हैं तो ऐसा लगता है, डर सा लगता है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। पढ़े लिखे लोग भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, सड़क पे चलते हैं तो बहुत घबराहट होती है, डर लगता है। क्या नाम बताया आपने? रोहित कुमार।
हाँ रोहित, ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है, जो आप पे भी उतना ही लागू होता है, मुझ पे भी उतना ही लागू होता है। और एक आंकड़ा आया है, एक कार्यशाला हुई है जिसमें हरियाणा सरकार के साथ आईआईटी मद्रास के साथ कुछ उनमें सहयोग हो रहा है इसमें, और उसमें जो आंकड़ा आया है वो ये है, 52% जो हादसे हो रहे हैं हमारे हाईवेज पे, वो यातायात नियमों की अनुपालना न करने से हो रहे हैं। और हम सब ने देखा है कि हाईवे पे उल्टी दिशा से गाड़ी आ रही है, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री होते थे साहेब सिंह वर्मा, उनके साथ जो हादसा हुआ था जयपुर हाईवे पे, वो इसी प्रकार से हुआ था। उल्टी दिशा से गाड़ी आ रही थी और उनकी गाड़ी से टकराई एंड उनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। तो ये आज भी हमें यातायात नियमों में सख्ती लानी होगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। विकसित देशों ने जो इंजरी कम की हैं और इंजरी मॉर्टेलिटी कम की है, वो इसी प्रकार से की है। हमको इस पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और सबको इसमें सब शामिल हैं इसमें। कोई आज मैं यही कहता था कि मैं वॉक करना चाहता हूँ सड़क पे, लेकिन मैं नहीं करता। एम्स से ट्रॉमा सेंटर 500 मीटर की दूरी है। गिवन द चॉइस, विकल्प हो तो मैं चलना चाहूँगा, मैं गाड़ी लेके नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं जाता था कि मुझे फिर मेन रोड से जाना पड़ता था। अभी तो हमने टनल बना ली है वहाँ पे, तो उसमें से लोग जा सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है। और पेडेस्ट्रियन हमारे बहुत हिट होते हैं, उनको भी अनुशासित होने की आवश्यकता है, लेकिन गाड़ी जो चला रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा अनुशासित होने की आवश्यकता है। नमस्कार सर, मेरा नाम राखी त्रिपाठी है और मैं आईएमसी दिल्ली में हिंदी पत्रकारिता की छात्रा हूँ। सर, आपने अभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रामा के बारे में हमें बताया। सर, जब हम रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, ये एक्सीडेंट होता है, जब फिजिकल हमें प्रॉब्लम तो आती है, इससे डील करने के लिए हमें हॉस्पिटल्स ले जाया जाता है, लेकिन अगर इससे रिलेटेड हमें कोई मेंटल ट्रामा होता है तो इसे कोई समझता नहीं है। हमें चोट लगी है तो जाहिर सी बात है हमें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, लेकिन हम दिमाग से जो परेशान है अगर हम घर पे भी बता रहे हैं तो वो इन चीज़ों को नहीं समझते। इससे डील हम कैसे करें सर? पहला इसमें जो हम प्राथमिकता होती बेटा, वो होती है आपकी जान बचाने की। यस सर। और मानसिक जो तनाव है, या आपको मान लीजिए वो हादसा बार बार याद आ रहा है, उसकी वजह से आपको मान लीजिए खराब स्वप्न आ रहे हैं, या और आप विचलित हो जाती हैं, तो उसके लिए अब व्यवस्था है। और आप बिल्कुल साइकोलॉजिकल या सिकाइट्रिक ओपिनियन के लिए जा सकते हैं। भारत में सिकाइट्रिक ओपिनियन अभी भी एक टैबू माना जाता है, जो मैं समझता हूँ आप लोग उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तनाव हो रहा है, आपको मान लीजिए गुस्सा जल्दी आ रहा है, उसके लिए भी आप सेल्फ रेफर कर सकते हैं अपने को, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। विदेशों में ये बातें अब उतना टैबू नहीं रहा है, वहाँ लोगों को थोड़ा सा भी होता है तो वो एक साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके एक सिटिंग करते हैं और उसका निवारण पूछ लेते हैं और उससे ठीक हो जाते हैं, या कोई दवाई की छोटी सी आवश्यकता है तो वो ले लेते हैं। तो बहुत सारी बातें तो केवल आपको बात करके ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये अब हमारे यहाँ भी इसमें जागरूकता हो रही है, और इसको खराब नहीं माना जाना चाहिए समाज में कि भाई वो तो मानसिक चिकित्सक के पास, उसके बाद मनोचिकित्सक के पास चले गए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको तनाव है, ठीक होने के बाद, चोट ठीक होने के बाद, तो आप बिल्कुल जाके उनसे परामर्श कर सकते हैं, और जो भी वो बताएं उससे आपको ज़रूर मदद होगी। और हमने इस पर स्टडीज़ भी की हैं कि छोटी चोट, बड़ी चोट, किसी का पैर चला गया। अब आप देखिए, एक लड़की थी अरुणिमा सिन्हा, पता नहीं कितने लोगों को आपको याद होगा क्योंकि बहुत यंग लोग हैं ये करीब 10 वर्ष पहले की बात है। उसका ट्रेन से उसको किसी ने धक्का दे दिया था, लखनऊ से आ रही थी वो, ट्रेन से धक्का दे दिया। वी हैड टू एम्पुटेट हर लेग। बाद में वो एवरेस्ट पे गई, आपने नाम सुना होगा उसका। तो वही लड़की है, उसको फिर हम लोगों ने प्रोस्थेसिस के लिए मदद की, एंड अब तो वो सेलिब्रिटी है आज। तो लेकिन उसको भी काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता पड़ी और फिर वो अपने खड़ी हो गई वो। जी। सभी को नमस्कार सर, मेरा नाम अदिति वालिया है और मैं भी आईएमसी की छात्रा हूँ। सर, मेरा एक थोड़ा
कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट कहो, छोटा ही है सवाल पर, कि हमें तो सब पता है सर, ट्रॉमा यानी शॉक, आपने बताया मनोचिकित्सक के जाके कुछ ऐसे, हम भारत के रहने वाले हैं, कुछ ऐसे वर्ग के लोग भी हैं सर जिन्हें ट्रॉमा शब्द ही ना पता हो, जिन्हें यही नहीं पता कि वो शॉक में है, लेकिन पता ही नहीं है कि वो शॉक में है, क्योंकि भारत में हर वर्ग के लोग हैं सर। जैसे आपने बताया रिसर्च चल रही है, ये सब कर रहे हैं, तो ये शायद ज़रूरी नहीं कि ग्राउंड लेवल पर रिसर्च थोड़ी ज़्यादा हो, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं पहुंच सकते इन चीज़ों तक, उन तक देखिए, ज़्यादा हो। हाँ नहीं, तुम्हारा मुझे बिल्कुल जी। तुम्हारा प्रश्न मेरे समझ में आ गया। देखो, भारत आध्यात्मिक देश है, यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं टेम्परामेंटली, और बहुत तरह के फेथ हैं, लोगों को विश्वास है, किसी को किसी में है, किसी को किसी में है, तो वो भी एक तरह का आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ही होती है। परिवार की सपोर्ट सबसे ज़्यादा काउंसलिंग होती है। आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपके भाई बहन आपके साथ हैं, ये बहुत बड़ी काउंसलिंग होती है। विदेशों में बहुत बार कोई साथ नहीं होता है, तो वहाँ पे ये समस्याएं अधिक हैं। भारत में भी जब से न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, ये समस्या बढ़ रही है। आज आप सुनते हैं कोटा में बच्चे अपने को जान ले लेते हैं, क्यों करते हैं ये? क्योंकि जो एक पारिवारिक सपोर्ट हमको मिलती थी, कभी हम लोगों ने इस विषय में सोचा ही नहीं, लेकिन आज ये समस्या बन रही है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनको भी ऐसा लगता है तो वो अपने को कम से कम एक्सप्रेस तो करें। जब अब कहेंगे तो फिर उसके लिए मदद भी होगी। सर वही सवाल है कि उन्हें कैसे पता कि वो एक्सप्रेस करें? नहीं, वो पता लग जाता है। अगर परेशान है कोई तो उसको कहना जरूर पड़ेगा, लेकिन अंदर ही रखेगा तो फिर तो बात नहीं बनेगी। चाहे वो कोई भी हो, वयस्क भी हो, एल्डरली हो, बच्चा हो, कहना तो पड़ेगा उसको। एज द लीडर ऑफ सोसाइटी दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट डॉक्टर्स, बी इट जर्नलिस्ट, कि हम बार बार लगातार उनको बताएं इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। जी। नमस्कार सर, मेरा नाम भूमि है और मैं ट्रिनिटी द्वारका से हूँ, बीजेएमसी डिपार्टमेंट। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ट्रॉमा क्योर हो सकता है या नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा रही हूँ उसको क्योर करने के लिए, बट बैक ऑफ द माइंड ये मेमोरी मेरे हमेशा रहेगी कि आई वेंट थ्रू दिस एंड दैट कैन नॉट बी इरेज्ड ऑब्वियसली, बिकॉज कोई चीज़ जो हमारे साथ हुई हम उसको इरेज नहीं कर सकते। और अगर वो इवन आफ्टर गोइंग टू साइकोलॉजिस्ट अगर वो तभी भी नहीं जाए तो हम क्या करें? सबसे पहले तो बेटा ये समझो कि जब जो हम प्राथमिक तौर पर बातचीत कर रहे हैं वो शारीरिक जो चोट लगती है पहले उसकी बात होती है, उसमें जान को खतरा होता है। वो जब बच जाती है उसके बाद मानसिक तौर पे जो आपको तनाव हो रहा है या हो सकता है, उसको फिर हम जो कैटेगरी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, फिर उसके उपचार की बात आती है और उससे अधिकतर लोग बाहर आ जाते हैं उपचार के बाद, काउंसलिंग के बाद। बेसिकली उनको काउंसलिंग चाहिए कि किसी तरह से वो भूलें वो जो एक इंसिडेंट हुआ है। और वो ट्रॉमा हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं रोज़, बहुत होता है और उससे कितना आघात होता है। तो ये तरह तरह के इसमें मानसिक तनाव होते हैं, मानसिक तौर पे लोग सफ़र करते हैं और इसके लिए बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। इसमें अगर आप ठीक व्यक्ति के पास पहुंच गए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए तो इसमें कोई इतनी दिक्कत होती नहीं है। आखिरी सवाल इस सेशन का। सौरभ जी और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दृष्टि है और मैं विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ से हूँ। सर मेरा एक सवाल है कि कुछ वर्षों पहले मेरे एक परिवारजन का बहुत गंभीर हादसा हुआ था सड़क पर ही। आई थिंक इट वाज ट्रॉमा बिकॉज जब उनका एक्सीडेंट हुआ उनके स्कल में एक बहुत बड़ा स्टोन पेनिट्रेट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी स्कल बोन डैमेज हो गई थी और कुछ नर्व्स रप्चर हो गई थी। काफ़ी टाइम वो कोमा में रहे, पर भगवान की दया से कुछ महीनों बाद वो ठीक होकर घर आ गए। अभी कुछ महीनों पहले वो ऑफिस में दरवाजे से टकरा गए, तो हमें पता चला कि उनकी जो आँखों की रोशनी है वो चली गई। और जब हम फॉलोअप के लिए बाद में गए तो ये पता लगा कि जो उनको एक्सीडेंट के दौरान चोट लगी थी उसकी वजह से हुआ। तो सर मेरा ये सवाल है कि जो एक फॉलोअप ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हालांकि वो ट्रॉमा जो उनका क्योर हो गया था उस टाइम, बट उन्हें एक फॉलोअप ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसके कारण बाद में और गंभीर प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से और कुछ महीने उनका इलाज चला।
तो ये जो एक फॉलो अप ट्रीटमेंट की बात है, इसका क्या स्कोप है और कैसे मिलना चाहिए सबको? देखिए, अब ये मुझे बाकी विस्तार से तो नहीं पता उनका उपचार कहाँ पे हुआ। जिस अस्पताल में भी हुआ तो वहाँ पे फॉलोअप में तो जाना ही पड़ेगा आपको, और वो तो आवश्यक है। और हम लोग तो ट्रॉमा सेंटर में हमने एक कॉल सेंटर भी बनाया था, खैर वो सब जगह नहीं है, तो उसमें हम लोग अपने आप भी फ़ोन करके उन लोगों को पूछते थे कि आप ठीक हैं और नहीं है, कुछ रह गया है तो आप आ जाइए, दिखा जाइए। उनको रिमाइंड भी कर देते थे। कई बार अगर पेशेंट ठीक होते हैं तो वो नहीं आते। तो भारत में हम यही समझते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप ठीक नहीं है तो आपको आके बताना तो पड़ेगा कि क्या चीज़ ठीक नहीं है। जहाँ तक उनके आँख के रोशनी जाने का प्रश्न है, अगर चोट सिर में लगने के बाद उनकी रोशनी ठीक थी तो ये बहुत असाधारण है कि उनकी रोशनी बाद में जाएगी, क्योंकि अगर जो उसमें डैमेज होनी है वो इमीडिएट होगी, उसके बाद तो रिकवरी ही होगी। तो हो सकता है कि उसका कोई और कारण हो जिसको जांच करके देखा जा सकता है, और उसमें अगर संभव है तो रोशनी वापस आएगी, नहीं संभव है तो रोशनी नहीं वापस आएगी। तो लेकिन हाँ, आपने फॉलोअप वाला जो प्रश्न किया है वो भारत में अब तो चूँकि सोशल मीडिया आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, आप मैसेज कर सकते हैं, बुला सकते हैं, वीडियो बना के। अब हम चाहते भी नहीं है लोगों को अननेसेसरी इस पर खर्चा करना पड़े कि कोई आगरा से आ रहा है दिखाने, कोई हाथरस से आ रहा है, कोई अलीगढ़ से आ रहा है, उनका समय भी नष्ट होगा। तो यदि आवश्यक नहीं है तो फॉलोअप में अब हम लोग डिजिटली कर लेते हैं, जैसा हमने कोविड में भी किया कि कोई अस्पताल में आने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ करना है तभी अस्पताल में आएँ। तो इससे, क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ जिस तरह के रोगी आते हैं ट्रॉमा सेंटर में, उनके पास आगरा से दिल्ली आने तक का किराया भी नहीं होता है बहुत लोगों के पास। तो अगर हम उनकी वो ट्रिप बचा सकते हैं तो हम बचाना चाहेंगे। और हम लोगों ने एक स्टडी भी की, उसमें मॉड्यूल्स बनाए कि अगर फिजियोथेरेपी के मॉड्यूल्स बना के उनको हम गाइड कर दें कैसे फिजियोथेरेपी उनको घर पे करनी है, तो उससे भी लोगों को बहुत लाभ हुआ है। साथ में उनका फॉलोअप भी हो जाता है, और फॉलोअप तो बहुत आवश्यक है हमारे लिए भी जानना कि किसको क्या हुआ। आज भी मेरे पास 15-15 साल पुराने जब लोग आते हैं कि आपने ऑपरेशन किया था, तो हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन केवल मुझको ये बताने आए वो इतना खर्चा करके, कहीं जम्मू से, कहीं लखनऊ से, कहीं आगरा से, दिल्ली में तो चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली का रोगी है तो आ जाए। तो इसमें फॉलोअप बहुत आवश्यक है, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारे यहाँ भी हुआ है। पहले नहीं लोग आ पाते थे, लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया जब से शुरू हुआ है तो व्हाट्सएप से हम लोगों को काफ़ी पिक्चर्स भी हम मंगा लेते हैं, एक्सरेज भी मंगा लेते हैं अगर कुछ देखना होता है, और उनको उसी प्रकार से परामर्श दे देते हैं, और अगर बुलाना होता है कि आ जाइए तो वो आ भी जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा, आपने बहुत इतना समय धन्यवाद। दिया, इतनी ज़रूरी चीज़ें बताई, और ललन टॉप सेहत अड्डा के पहले एडिशन के पहले सेशन में आप आए, हम सब लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और मुझे बुलाने के लिए।